नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है द सिविल डायरीज। यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे अलग अलग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में। एंशियंट टाइम्स के स्ट्रक्चर से लेके मॉडर्न डे प्रोजेक्ट्स तक सारे टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए बिना वक्त ज़ाये के शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। दोस्तों रिसेंटली आपने सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस इनॉग्रेट हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों 19 जून 2024 को। लेकिन अगर इसे हम री इनॉग्रेशन कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी इससे बहुत पहले एस्टेब्लिश करी गई है और बहुत पहले से मेरा मतलब है कई सेंचुरीज पहले। नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पहले 3rd to 5th सेंचुरी BCE में एस्टेब्लिश करी गई है। दोस्तों साल 1872 की बात है जब हमें मिले एंशिएंट नालंदा के फर्स्ट एविडेंस और उसके बाद स्टार्ट हुआ इसका एक्सकवेशन। और बहुत सालों के एक्सकवेशन के बाद हमें मिली विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी। इसका आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और डिजाइन देख के आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान हो गए कि उस जमाने के लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कैसे किया होगा। आज के बिहार राज्य में लोकेटेड एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस 57 एकर्स में फैला हुआ है। अगर एक्चुअल में बताऊं तो 56.83 एकर्स का ये कैंपस है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि बफर जोन और एक्चुअल यूनिवर्सिटी का एरिया कैसे स्प्रेड हुआ है। जो रेड बॉर्डर में है वो बफर जोन है और ब्लू बॉर्डर के अंदर का एक्चुअल यूनिवर्सिटी का एरिया है। ये यूनिवर्सिटी 3rd to 5th सेंचुरी BCE में एस्टेब्लिश करी गई और इसका अंत हुआ 12th to 13th सेंचुरी CE में। मतलब लगभग 700 सालों तक इस यूनिवर्सिटी ने पूरे एशिया में एजुकेशन स्प्रेड किया है। यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री और डिस्ट्रक्शन के बारे में वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले समझते इसका कंस्ट्रक्शन कैसा था। यूनिवर्सिटी का जो एरिया है दोस्तों वो बेसिकली 2 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसके बीच में है एक 100 फीट वाइड पाथवे। उसके वेस्ट साइड में है विहारास जो कि है एजुकेशनल कम रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स, और ईस्ट साइड में है सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जैसे कि टेम्पल्स, चैत्यास, स्तूप, स्टैचूज एक्सेट्रा। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर 3rd सेंचुरी BCE में बनाया गया है। ये सारे स्ट्रक्चर स्टोन एंड ब्रिक से बनाए जाते थे और इनके सरफेस के स्मूथनिंग के लिए प्लास्टर एंड कलर का भी इस्तेमाल किया जाता था। प्लास्टरिंग में लाइम, सैंड एंड अदर बॉन्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल होता था और कलर जो है वो येलो कलर होता था, क्लोज टू गोल्डन कलर। और खास बात यह है दोस्तों कि ये स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम मॉडिफाई एंड एक्सपांड किए जाते थे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यूनिवर्सिटी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस फोटो को देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक राउंड शेप स्तूप है जिसके ऊपर बाद में ब्रिक्स की लेयर चढ़ा के उसे एक चैत्य में कन्वर्ट किया गया है। चैत्य का मतलब होता है एक टेम्पल समझ लीजिए आप, जहाँ पे उस टाइम के लोग पूजा, मेडिटेशन और प्रार्थना करते थे। ऐसे ही लेयर बाय लेयर दोस्तों यहाँ के स्ट्रक्चर्स मॉडिफाई किए जाते थे टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ यूनिवर्सिटी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये भी होता है दोस्तों कि उस जमाने के लोग फ्यूचर एक्सपांशन को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर्स बनाते थे कि एक्सपांशन के बाद पुराना स्ट्रक्चर नए स्ट्रक्चर का लोड भी बेयर कर सके। ये एक और फोटो देखिए दोस्तों, जिसमें हम लोग एक्सपांशन एंड मॉडिफिकेशन की टेक्निक क्लियरली देख सकते हैं। इसमें 3 लेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं, 5th, 6th एंड 7th। यहाँ के जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है उनके डोर्स 8.2 फीट वाइड होते थे और उन्हें स्टोन स्लैब्स पे इंस्टॉल किया जाता था। इन स्ट्रक्चर्स की जो प्लिंथ बीम है जो ग्राउंड लेवल के नीचे होती है और जिसपे पूरा सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है वो स्क्वायर शेप की होती है। आज हम रेक्टेंगुलर प्लिंथ बीम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस टाइम के लोग स्क्वायर प्लिंथ बीम का इस्तेमाल करते थे। अब आते हैं दोस्तों एजुकेशनल जोन की तरफ। टोटल 13 साइट्स में से 11 साइट्स में आर्कियोलॉजिस्ट को विहारास डिस्कवर हुए हैं जो कि है एजुकेशनल कम रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स, और यहीं पे स्टूडेंट्स के रहने की और क्लासेस की जगह होती थी। ये विहारास दोस्तों मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर्स होते थे और इनके साउथ वेस्ट कॉर्नर पे स्टेयरकेस भी होती थी टू एक्सेस द अपर फ्लोर। एवरेज रूम साइज दोस्तों यहाँ पे 9.3 फीट बाय 9 फीट की होती थी और क्लियर हाइट 11 फीट की। हर फ्लोर पे 16 to 37 रूम्स होते थे और ग्राउंड फ्लोर पे रूम्स में सिंगल स्टूडेंट्स प्रोविजन होती थी और अपर फ्लोर्स पे 2 स्टूडेंट्स प्रोविजन होती थी। ये सारे रूम्स एक साइड में कंस्ट्रक्ट किए जाते थे और ये खुलते थे एक ओपन स्पेस की तरफ
जो सेपरेट करता है एजुकेशनल एंड रेसिडेंशियल स्पेसेस को। इन रूम्स के जो डोर्स है वो वुड से बनाए जाते थे और इनमें पैडलॉक की भी सिस्टम प्रोवाइड की जाती थी। हर विहारास के अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड कोर्टयार्ड होता था जहाँ पे डेली क्लासेस, लेक्चर्स एंड डिबेट्स कंडक्ट की जाती थी। यहाँ पे एक रेस किया हुआ प्लेटफॉर्म होता था जहाँ पे आचार्य यानी कि टीचर बैठते थे टू कंडक्ट द क्लासेस एंड डिबेट्स। हर विहारास के अंदर दोस्तों पानी के कुएं होते थे टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ वाटर। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का भी अच्छा प्रोविजन किया जाता था टू ड्रेन आउट द रेन वाटर फ्रॉम विहारास। इस फोटो को देखिए, यहाँ पे आप एक टिपिकल विहारा का लेआउट देख सकते हैं और उसके कंपोनेंट्स देख सकते हैं। हर कोर्टयार्ड के अराउंड एक पैरापिट वॉल बनाई जाती थी जिसके ऊपर आप कॉलम स्टोन्स देख सकते हैं और इन्हीं के ऊपर के फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया है उसके पेज 61 में ये मेंशन किया गया है कि साइट नंबर 1 में जो विहारा मिला है उसमें रीइंफोर्स्ड वॉल्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप गूगल करोगे कि फर्स्ट यूज ऑफ रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर कब हुआ तो आपको आंसर मिलेगा कुछ अराउंड 18th या 19th सेंचुरी, और यहाँ हम बात करें 12th सेंचुरी की। रिपोर्ट ये भी मेंशन करता है कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे थे जो 9 लेवल्स ऑफ ऑक्यूपेंसी होल्ड करते थे। जरा सोच के देखिए कि उस जमाने में बिना क्रेन्स के स्ट्रक्चर्स की ये हाइट कैसे अचीव की गई होगी। विहारास का जो फाउंडेशन है दोस्तों उसमें ब्रिक्स एंड सैंड के लेयर्स इस्तेमाल की गए हैं जो अराउंड 2 to 6 इंच थिक है। ये लेयर्स नीचे से जो डैम्पनेस आती है उससे प्रोटेक्ट करते थे और डिफरेंशियल सेटलमेंट भी प्रिवेंट करते थे। डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब है कि फाउंडेशन या फिर स्ट्रक्चर एक साइड से नीचे धंस जाता है तो लेवल इम्बैलेंस हो जाती है और जिससे स्ट्रक्चर में क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं और इवेंचुअली स्ट्रक्चर गिर भी सकता है। इन विहारास का एरिया भी दोस्तों काफ़ी बड़ा होता था, समथिंग अराउंड 3350 स्क्वायर मीटर्स। इनमें जो अपर फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं वो वुडन बीम्स पर रेस्ट किए जाते थे और साइड वॉल्स में सॉकेट बनाए जाते थे टू इंस्टॉल द वुडन बीम्स। फ्लोरिंग के लिए इन बीम्स के ऊपर ब्रिक्स की एक लेयर चढ़ाई जाती थी और उनके ऊपर एक थिक प्लास्टर जैसी लेयर बनाई जाती थी। अब आते हैं दोस्तों नालंदा के हिस्ट्री की तरफ। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ये मैंने इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में से कलेक्ट करी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अराउंड 240 से लेकर 550 AD तक महाविहारास का जो कल्चर है वो फ्लरिश हुआ और मौर्य एम्पायर राजा अशोक इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले रिलीजियस स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करे और इसके बाद गुप्त एम्पायर के कुमार गुप्ता फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की। इस 57 एकर्स के कैंपस में दोस्तों हमें कई सारे स्टैचूज, वॉल कार्विंग्स और स्कल्पचर्स मिले जो बुद्धिस्ट रिलीजन को डिस्क्राइब करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के पीक पीरियड में यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और 1500 से ज़्यादा टीचर होते थे। अलग अलग कंट्रीज के स्कॉलर यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, जैसे चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका। ये भी माना जाता है दोस्तों कि फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो को इन्वेंट किया वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में दोस्तों मेडिकल, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स ऐसे अलग अलग कोर्सेज हुआ करते थे। साल 1629 AD में फेमस चाइनीज मॉन्क युआंगजैंग यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए थे और चाइना वापस लौटते समय अपने साथ ये 657 मैनस्क्रिप्ट्स लेके गए थे। इनके ट्रैवल ब्लॉग में हमें नालंदा के डिस्क्रिप्शन मिलते हैं जिसमें ये लिखते हैं कि यहाँ पे ह्यूज टेरेसेस, 4 स्टोरीड स्ट्रक्चर, 9 स्टोरीड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे किसी लाइब्रेरी के तो एविडेंस नहीं मिले हैं। 13th सेंचुरी में अफगान फोर्सेस के बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पे हमला किया और उसे डिस्ट्रॉय किया। कहा जाता है कि बुद्धिस्ट रिलीजन के स्प्रेड को रोकने के लिए ये हमला किया गया था। बख्तियार खिलजी ने यहाँ के सारे स्क्रिप्चर्स, बुक्स और इंस्ट्रूमेंट्स जला दिए। आप सोच सकते हैं कि कितने सारे नॉलेज का खजाना यहाँ पे जल के राख हुआ होगा। आज जिन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है शायद वो भी इनमें जल गए होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, तो कमेंट सेक्शन में आपके सजेशन ज़रूर ड्रॉप कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।